आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं बी फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें है संघ राज्य संबंध के बारे में। और इसका ये सेकंड पार्ट है क्योंकि पहले पार्ट के तौर पे थोड़ा बहुत समझा दिया था और फिर इसके बारे में समझ लिया था कि भाई विधायी संबंध है, केंद्र राज्य में विधायी संबंध क्या है वो हमने जान लिया था। और आज अब हम देख रहे हैं केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत इसका इंट्रो हो गया था उस दिन, लेकिन थोड़ा आज ये और इसको एंड करेंगे। तो देखिए, प्रशासनिक यानी कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था जो चलाई जा रही है, जो व्यवस्था की जा रही है, उस संबंध में केंद्र राज्य के बीच क्या समझ रहे हैं, तो इसको लेकर हमें थोड़ा आपको समझा दिया था। फिर भी देख लेते आगे और कुछ इंपॉर्टेंट है तो आगे देखें इस बारे में। यहाँ पे जैसे दुर्गादास बसु ने प्रशासनिक संबंध के बारे में एक बात कही है, वो ये है कि संघ सरकार की सफलता और दृढ़ सरकारों, केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग और समन्वय पर निर्भर करता है। यानी दोनों कह सकते हैं कि ये अपनी एक शासन व्यवस्था देश के चलाने है तो केंद्र और राज्य दोनों का बराबर सहयोग और संपर्क होना चाहिए, तभी एक बेहतर व्यवस्था स्थापित हो पाती है। तो इसलिए यहाँ पे हम भारत के संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंधों को दो वर्गों में बांटेंगे, यानी राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। तो हम इसको पढ़ रहे हैं, इस वाले को हम यहाँ पे दो तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो टाइप है या दो विभाजन के तौर पे हम देख रहे हैं, तो पहला जो विभाजन है वो ये है कि राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण किस तरह से उपाय करती है। राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण या भी संघ सरकार किस तरह से नियंत्रण की, संघीय नियंत्रण के उपाय, संघीय नियंत्रण के उपाय। तो ये ध्यान रखना है। अब इस तरह हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग समझ लेंगे। और दूसरा जो है वो यहाँ पे हम इसको समझ लेंगे जो विभाजन थे, ताकि आपको प्रशासनिक संबंध में दोनों समझ में आ जाएगी, कब कब केंद्र हावी रहता है और कब राज्य है वो स्वतंत्र काम करता है। तो राज्यों में परस्पर संयोजन स्थापित करने के उपाय, राज्यों में परस्पर सामंजस्य करने के उपाय, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझना है। हम यहाँ पे इसको एक तरह से बेहतर वे में समझेंगे ताकि आपकी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, राज्यों के परस्पर सौजन्य स्थापित करने के संबंध, परस्पर सौजस्य या सौजन्य स्थापित करने के उपाय। सौजन्य स्थापित करने के उपाय। तो इस तरह से हम इस प्रशासनिक संबंध को देखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में। तो पहला देखें कि राज्य सरकारों को निर्देश, यानी जो संघ, कहने का मतलब है कि राज्यों के ऊपर संघ केंद्र है वो कैसे नियंत्रण रखती है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है ना, कि राज्यों के ऊपर राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, सरकारों को निर्देश। एक तरह से तो संबंध की जब बात करें कोरिलेशन की, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनके संबंधों को हम जस्ट देख रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान आ रही है वो ये है कि जब केंद्र राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य कोई भी व्यवस्था हो, तब केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश देती है। राज्य सरकार को क्या देती है, निर्देश देती है। ये इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसमें जैसे देखें, केंद्र राज्य के निर्देश आदर्शी संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है, लेकिन 1935 के भारतीय शासन अधिनियम इस पद्धति को अपनाया गया और उसी के आधार पर नवी संविधान व्यवस्था में भी यही व्यवस्था है। यानी इसकी जब व्यवस्था देखें तो अनुच्छेद हम बात करें 256 और 256 और एक है 257, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो 256 में क्या कहा गया, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। यानी एक तरह ऐसी व्यवस्था होगी कि संसद के द्वारा लागू किए गए कानून है वो पालन करना होगा सभी को, ठीक है ना। ये व्यवस्था कर दी गई है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे जो है वो ये ध्यान रखना है
कि ऐसा उपबंध इसलिए किया गया है कि संसद द्वारा पारित विधियों के क्रियान्वयन के मार्ग में बाधा न आए। मतलब ये एक तरह से ये व्यवस्था क्यों रखी गई है, ताकि जो संघीय सरकार है वो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून निर्माण का कार्य करती है, तो इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, ठीक है ना, उस कार्य के बीच में बाधा ना है, तो इसलिए इनको थोड़ा व्यवस्थित शक्ति प्रदान की गई है संसद को, और इस तरह से वह राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है और उनका पालन करवाया जाता है। फिर दूसरा है जो हम बात करें 257 अनुच्छेद 257 में क्या बात कही गई है, तो वो देखें कि अनुच्छेद 257 में उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत हो कि भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए आवश्यकता दिखाई दे। मतलब दोनों तरह से बस यही है कि इन दोनों का आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों की अनुच्छेद में यही व्यवस्था है कि जो संघ सरकार है वो अपने अच्छे कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, उनका अनुपालन करवाया जा सकता है। तो इस तरह से केंद्र और राज्यों का ये जो नियंत्रण वाला तरीका है वो यहाँ पे हम देखे हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है राज्य सरकार को संघीय कृत्य सौंपना। राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना, तो ये आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार को केंद्र के हित या लायक के ऐसे काम है वो राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं, मतलब केंद्र के काम को राज्य सरकार को सौंप दिया जाए ताकि वे काम करें। तो इस तरह से केंद्र उनसे वो कार्य करवाकर उन पर नियंत्रण रखता है। तो ये व्यवस्था आपको ध्यान रखना है। ये जो व्यवस्था है नियंत्रण की, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 258 में क्या बात कही गई है कि राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपा जाएगा, राज्य सरकारों को संघ के कार्यों को दायित्वों को सौंपा जाएगा राज्य सरकार को करने के लिए। तो इस तरह से ये प्रशासनिक कृत्यों को संपन्न करते हुए जो कार्य होगा, लेकिन अब यह भी ध्यान रखना है कि राज्य सरकारों को संघ के कार्य करना है तो उसका खर्चा है वो संघ सरकार देगी, लेकिन इस तरह से ये कह सकते हैं कि नियंत्रण रखा जाता है। जैसे पिताजी का छोटा मोटा काम होता है तो बच्चों को करवाया जाता है ताकि वह उस कार्य से सीखे और नियंत्रण में रह सके, व्यवस्थित और अनुशासित हो, इसी तरह की ये व्यवस्था रहती है। तीसरा यहाँ पे देखा है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। जैसे आपको मैंने बताया था कि राज्य सरकार है वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ठीक है ना, 249 और 312। अब ये जो 312 है ना वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम जो अनुच्छेद इसके समझे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कहा गया कि अखिल भारतीय से इस तरह की कोई नई सेवा का गठन करना है तो केंद्र संसद कर सकती है। और ये ध्यान रखना है ये अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं कौन सी होती है, IAS IPS वगैरह होती है, और ये केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं जो हर राज्य के अंदर इनकी नियुक्ति होती है। इस तरह से केंद्र सरकार इन अखिल भारतीय सेवा के द्वारा हर राज्य पर नियंत्रण रखती है और व्यवस्थित बनाए रखती है उसको। तो अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं संघ सरकार द्वारा क्या कहते हैं रिलीज की जाती हैं, तो ये एक तरह से केंद्र के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण होता है। फिर है चौथा है सहायता अनुदान। सहायता अनुदान, तो ये ध्यान रखना कभी कभार राज्य सरकारों को या अन्य कोई संस्था उसको जरूरत पड़े पैसों की, तो इसलिए वो अनुच्छेद, यहाँ पे हम अनुच्छेद से बात करेंगे सीधा, तो अनुच्छेद 275 के तहत, अनुच्छेद 275 के तहत राज्य सरकारें हैं वह संसद के माध्यम से अपनी मांगे हैं वह रख सकती है, अनुदान मांगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान भी दे सकता है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उसके व्यय को भी नियंत्रित कर सकता है। तो इस तरह से ये बढ़िया है जो केंद्र सरकार इस के माध्यम से राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है। फिर आपातकाल की व्यवस्था हम देखें, आपातकाल की घोषणा। आपातकाल तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति का जो ये अधिकार होता है 352, 56 और 60, इसके द्वारा अगर किसी राज्य की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और 356 है वो राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इस तरह से ये एक ऐसे तरीके हैं या अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति या संसद है वह
राज्य सरकारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे, लेकिन फिलहाल एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें हर क्षेत्र की गतिविधियों को समाधान के लिए किया जाता है, तो क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण होता है और ये महत्वपूर्ण रूप से काम करती है। तो ये जो फिलहाल हमने अभी देखा है वो क्या था, वो आपको मैंने ये बताया था कि केंद्र सरकार है यानी संसद है वो राज्य सरकारों पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन हमने कुछ एक पॉइंट जो आपके सामने रखे हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ पर। आगे हम देखते हैं तो आगे एक तरह से आप ये ध्यान रखना है। दूसरा हम ये बात करें ये वाला, ठीक है ना, कि ये किस तरह से व्यवस्था रहती है, राज्यों में परस्पर सौजन्य स्थापित करने के क्या उपाय होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है संघीय क्रिया और बिल को न्याय कार्य को मान्यता प्रदान करना, या हम पहला ये कहते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था होती है। जो अंतर्राज्यीय परिषदों की जो व्यवस्था है परिषदों की, ठीक है ना, इन अंतर्राष्ट्रीय परिषदों की व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दें तो इन परिषदों की व्यवस्था के द्वारा अंतर्राज्यीय यानी राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। राज्यों की गतिविधियों को या कुछ भी विवाद समस्या इसको शांत किया जाता है, तो अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाता है। और ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाता है अनुच्छेद 263। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से राज्यों में सामंजस्य और सौनज्य कह सकते का एक अच्छे तरह के समाधान स्थापित किया जाता है। और अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे विवादों का निर्णय, यानी राज्यों के बीच नदी जल बंटवारों का समाधान किया जाता है ताकि गड़बड़ी न हो जाए, ये ध्यान रखना है। और ये भी आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है, इस तरह की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 262 के अनुसार की जाती है, यानी राज्य आपस में कैसे कम्युनिकेशन और तालमेल बैठाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भी किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया जाता है, और ये इसकी जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 263 में की गई है, यानी यही है वापिस 263 के अंतर्राज्यीय और क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा होता क्या है कि क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भी किया जा सकता है। व्यवहार में संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषदों के कार्य उन विषयों से संबंधित होंगे जिनमें क्षेत्र के सभी या कुछ राज्य या संघ और एक या अधिक राज्य रुचि लेते हैं। तो इस तरह से इन व्यवस्थाओं यानी जो गतिविधि जो समस्या है इनको समाधान किया जाता है और राज्य में आपस में सहयोग स्थापित करने के तरीके हैं वो किए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब भी केंद्र राज्यों के बीच हम बात करें तो विवाद होते रहते हैं। तो विवाद किन वजह से होता है? केंद्र राज्य के बीच आपने देखा होगा विवाद होता है। इन तरीके से प्रशासनिक संबंध में विवाद किन किन रूप में होता है? तो प्रशासनिक संबंधों को निर्वाह करते हुए कुछ विवाद भी होते हैं। क्या होते हैं? विवाद। अब विवाद किन रूप में होता है? एक राज्यपाल को लेकर, राज्यपाल पद को लेकर हमेशा केंद्र राज्य के बीच विवाद का विषय रहा है। ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक सहयोग करते हुए भी फिर भी किस कारण से प्रशासनिक संबंधों में विवाद हो जाता है। तो राज्यपाल का पद, क्योंकि इसके पद की जो नियुक्ति के बारे में जो है इससे बहुत सारा मतलब गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। कभी है जो केंद्रीय सरकार ही अपने फायदे के लिए किसी राज्यपाल को बदल के उसी का वो दूसरा राज्यपाल ला सकती है राष्ट्रपति, क्योंकि होता क्या है कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है और केंद्र सरकार अगर गलत तरीके का यूज करे तो राज्यपाल पद के संबंध में राज्य और केंद्र के बीच विवाद हो जाता है। और दूसरा विवाद का कारण है नौकरशाही। कहने का मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं जो केंद्र के द्वारा राज्यों में नियुक्त होते हैं
वे फिर किसके प्रति वफादार होते हैं, ज़्यादातर कहने का मतलब किससे द्वारा, जिसके द्वारा नियुक्त होते हैं उसको ही ध्यान में रखेंगे, यानी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त जो कर्मचारी होते हैं फिर वे अपनी व्यवस्थाओं में केंद्र राज्यों के बीच गतिरोध को जन्म दे देते हैं, यानी ये विवाद इन दोनों में खड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। और फिर है कि कानूनी मसले को लेकर हो या फिर आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन को लेकर, यानी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो कह सकते हैं कि वित्त का बंटवारा है, जो शेयर का प्रॉफिट होता है, जीएसटी का बंटवारा हो गया हो, या जो भी केंद्र राज्यों के बीच जो पैसों को लेकर जो समस्या है वह कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जरूर पैदा करती है। और कानून व्यवस्था के मसलों पर भी एक और विवाद का विषय क्या होता है, कानून मसलों पर। तो ये तो विवाद के पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया, आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब ये देखा था कि इनके बीच प्रशासनिक संबंध कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद के तहत समझा दिया है। तो ये कॉलेज की अकॉर्डिंग तो है ही, लेकिन प्रॉपर रूप से अगर देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका हेल्प करेगा। तो ये ध्यान रखना है। समझ आ गया है तो इसकी शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे देखिए आप, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा, केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंध के बारे में। केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में आप जान लीजिए। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के तौर पे आपको ध्यान रखना है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की हम जब बात करें तो केंद्र राज्य के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधार पर कार्य क्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता, इन तीनों उद्देश्यों की एक साथ ही प्राप्ति अत्यंत कठिन है। अतः भारतीय संविधान में समझौते की चेष्टा की भारत संविधान के अंदर केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का निरूपण जो किया गया है, इसको हम देखेंगे। अब हमें इसको देखना है, तो इसको हम यहाँ पे देखें किस प्रकार से संबंध, या हम कह सकते हैं निरूपण, किस प्रकार से इसका निरूपण किया गया है संबंधों का, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, या टोटली हम ये कहें कि केंद्रीय वित्तीय संबंधों की हम जब बात करें तो वो आपको ध्यान रखना है। पहला जो पॉइंट है वो है कर निर्धारण शक्ति का वितरण। कर निर्धारण शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। आर्थिक संबंध, यानी केंद्र राज्य में आर्थिक संबंध को संचालन कैसे होता है या क्या तरीका है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। तो देखिए, कर का निर्धारण करना हो, शक्ति का वितरण है, और जो करों से प्राप्त जो आय होती है उसका वितरण है, वह यहाँ पे केंद्र राज्यों के मध्य देखा जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषता है। प्रथम, संघ और राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है, क्योंकि शक्ति का विभाजन किया गया है तो उसमें करों का निर्धारण भी किया गया है। द्वितीय, करों से प्राप्त आय का बंटवारा होता है, जैसे जीएसटी से जो इनकम प्राप्त होती है केंद्र सरकार को या और कोई अन्य माध्यम से, तो इसका वापस राज्यों में बंटवारा होता है, उस आय का बंटवारा होता है। इसी प्रकार संघ है, उनके आय के स्रोत क्या है, तो निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि शुल्क को छोड़कर बाकी सभी तरह की संपदा है उससे केंद्र को आय प्राप्त होती है, लेकिन उनका वापस विभाजन किया जाता है, वितरण किया जाता है। तो केंद्र राज्य के बीच में इस तरह से करों का और कर निर्धारण करने का तरीका और शक्तियों का वितरण आय के संबंध में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सहायता, अनुदान, अन्य सार्वजनिक उद्देश्य। सहायता, अनुदान, अन्य सार्वजनिक उद्देश्य। अन्य सार्वजनिक उद्देश्य, अन्य सार्वजनिक उद्देश्य
हेतु अनुदान। केंद्र राज्य के बीच संबंध और बढ़िया ही रहते हैं और साथ ही साथ क्या होता है कि केंद्र हैं वह समय समय पर राज्यों को सहायता अनुदान देता है और सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी अनुदान देता है। तो इस तरह से केंद्र है वह ज़्यादातर राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं। यानी कि एक तरह से ये है कि वित्तीय संबंध में क्या है कि राज्यों को केंद्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है ज़्यादातर। तो इस तरह से ये संबंध यहाँ पे स्थापित हो पाते हैं। फिर है तीसरा ऋण संबंधी उपबंध। ये ध्यान रखना, ऋण लेने संबंधी उपबंध, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि केंद्र राज्य के मध्य जब इसका जो संबंधों का निर्धारण है उसमें साथ साथ ये भी रखा गया है कि संविधान केंद्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्य को भी प्राप्त है, परंतु वे विदेशों से उधार नहीं ले सकते। तो जब राज्य को जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार है उन्हें कर्जा या ऋण है वो दे सकता है। इस तरह से इनके संबंध है वो वित्तीय आधार पर बढ़िया बने रहते हैं। और चौथा है करों से विमुक्ति। करों से विमुक्ति, इसको ध्यान रखना है कि राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर अब तक नहीं लगाया गया। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति यानी संघ केंद्र सरकार की संपत्ति है उस पर कोई कर नहीं है और उसका पूरा उपयोग निःशुल्क रूप में कर सकते हैं। तो ऐसी कोई कर व्यवस्था नहीं है जिससे संघ के ऊपर कर्तव्यों को राज्य को देना पड़े, यानी करों से विमुक्ति रखी गई है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है भारत सरकार तथा रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते। इसी प्रकार संघ सरकार भी राज्य की संपत्ति आय पर कर नहीं लगा सकती। और फिर है भारत के वित्तीय संकट काल की हम स्थिति को देखें। वित्तीय संकट काल, वित्तीय संकट काल जिसका आपको ध्यान होगा अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। तो इस तरह से जब वित्तीय आपातकाल होता है तो केंद्र राज्य संबंध थोड़े एक अलग रूप में नए रूप में सामने आते हैं। वो तब होता है कि केंद्र पूरी तरह से राज्य पर हावी हो जाता है और देश की व्यवस्थाओं को केंद्र के अकॉर्डिंग चलाया जाता है कि कोई भी खर्चा फालतू में न हो और केंद्र के द्वारा राज्यों की जो वित्तीय जो है व्यवस्था उस पर पूरा नियंत्रण रखा जाता है। तो ये व्यवस्था रहती है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट अगर आ सकता है वित्तीय संबंधों के बारे में जीएसटी। जीएसटी आपको ध्यान रखना, गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको हम कहते हैं माल एवं सेवा कर, इसका हिंदी नाम है, ठीक है ना। गुड एंड सर्विस टैक्स ये व्यवस्था कर दी गई है केंद्र राज्यों के बीच, यानी जो जितना भी व्यापार होता है उसका पहले अलग अलग कर थे लेकिन अब जीएसटीसी के रूप में एक ही कर देना होता है। और वह कर है वो किसके पास स्टोरेज मतलब किसके पास जमा होता है, केंद्र के पास, फिर इसका बंटवारा होता है। तो ध्यान रखना जीएसटीसी के लिए संशोधन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा एग्जाम में। अनुच्छेद 101 है संशोधन हुआ था, मतलब सॉरी अनुच्छेद तो नहीं है, संशोधन संविधान में 101 का संशोधन हुआ था और ये हुआ था 2016 को। कब हुआ था? 2016 को हुआ था। और इसके द्वारा स्वतंत्रता के बाद यह सबसे बड़ा सुधार था जिसमें जीएसटीसी व्यवस्था को सुधारा गया और संविधान के अनुच्छेद 268, 69, 70, 71, 79 और 86 में संशोधन किया गया था क्योंकि जीएसटीसी है वो पूरे भारत के लिए एक कर की व्यवस्था करनी थी। और इस तरह से ये सबसे बड़ा सुधार था, सबसे बड़ा सुधार था, ठीक है ना। और सुधार के तहत 268, 69, 70, 71 ऐसे मतलब बहुत सारे जो अनुच्छेद है उसको परिवर्तित कर दिया गया था और एकीकृत का कह सके आय प्रणाली कर प्रणाली को अपनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए मोटे तौर पर माल व सेवा मोटे तौर से देश का आर्थिक एकीकरण है, एक नई सामान्य व्यवस्था है ये लागू हुई। अब तक देश में कई सारे करों की प्रणाली थी लेकिन जिसकी जगह राज्यों में अलग अलग दरें हुआ करती थी कि ये जो टैक्स है इस पर किसी राज्य का अलग टैक्स होता है, किसी राज्य का अलग होता है। तो इन सबको समाप्त करके हर जिस सेवा के लिए दर थी कि इस देश में माल और सेवाओं का प्रवाह मुक्त हो जाए। तो माल व सेवा काउंसिल देश की पहली संघीय संस्था है जिसने
निर्णय आम सहमति से लिया गया और एक ऐसी जीएसटी प्रणाली की व्यवस्था की गई जो केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों का निरूपण करती है। अब केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों में तनाव कब होता है? जब वित्तीय संसाधनों के वितरण की व्यवस्था है वह समय के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है तो केंद्र राज्य के बीच विवाद हो जाता है। ठीक है। दूसरा है राज्यों की ऋणग्रस्तता। अब राज्यों को अगर आय की पर्याप्त छूट नहीं मिलेगी तो वे ज़्यादातर बार बार ऋण लेते रहेंगे और इस ऋण की वजह से राज्य वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं। और जब राज्य इस तरह के, केंद्र सरकार इस तरह के जो राज्य को छूट नहीं देता है तो राज्य ऋणग्रस्त हो जाते हैं और एक तरह से यह उनके वित्तीय क्षेत्र में खुलेपन की नीति नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वित्त आयोग की भूमिका। जिस तरह से वित्त आयोग केंद्र राज्यों के बीच संबंधों का निर्धारण करता है तो उसके आधार पर समय समय पर दोनों के बीच से विवाद का विषय है वो खड़ा हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राज्यीय जो व्यापार है उसके बीच जो व्यवस्था है वो यहाँ पे देखा जाना होता है। अब देखिए वित्त आयोग के बारे में हम समझ लेते हैं क्योंकि हम जब वित्तीय संबंधों को देख रहे हैं तो वित्त आयोग का प्रश्न आ सकता है। तो देखिए वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, आपको वित्त आयोग को ध्यान रखना है यहाँ पे क्योंकि वित्त आयोग के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन है वो एग्जाम में, आपकी इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि वित्त आयोग संसद है वो मतलब कौन से अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 280, ये आप इस चीज़ को बॉक्स की तरह याद रखें दिमाग में। 280 अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर या इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पूर्व राष्ट्रपति की मतलब अनुमति के द्वारा ही वित्त आयोग का गठन किया जाता था। तो 10वें, 11वें, 12वें, 13वें वित्त आयोग को पहले 9 वित्त आयोग की तुलना में अधिक व्यापक वित्त सौंपे गए थे। प्रत्येक आयोग ने राज्य के वित्तीय संचालन में वृद्धि के सुझाव दिए हैं। 10वें आयोग और 11वें, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू किया गया। 13वें वित्त आयोग सिफारिश 25 फरवरी 2010 को संसद में प्रस्तुत की गई थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे वित्त आयोग है वह हर 5 वर्ष के लिए गठित होता है। वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए गठित होता है। ठीक है, वित्त आयोग हर 5 वर्ष के लिए गठित होता है। और इसी तरह से वर्तमान में हम अगर देखें तो 14वें वित्त आयोग की जगह हम सीधा 15वें वित्त आयोग को देख लेते हैं। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें कि वित्त आयोग की हम तुलना करें तो 12वां वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग को देखें तो 12वां वित्त आयोग है वह कब गठित हुआ था इसके बारे में ध्यान रखना। 12वां वित्त आयोग है वह 25 फरवरी 2010 को गठित हुआ था और इसका कार्यकाल भी 2015 तक होता है। ठीक है ना। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें राज्यों केंद्र के बीच वित्त आयोग की व्यवस्था को ध्यान में रखा गया। 13वें वित्त आयोग का गठन और सिफारिश, हम 13वें वित्त आयोग को हम देख लेते हैं। 13वें क्योंकि करंट में है उसको पूरा देखेंगे। 13वें वित्त आयोग का गठन के बारे में आपको ध्यान रखना है। इस 2000 आपको ध्यान रखना है, इसकी डेट यहाँ पे दी गई है तो देखिए इसकी जो गठन की जो व्यवस्था है देखिए तो नवंबर ये लास्ट इसने काम किया था मार्च 2011, मतलब देखो 10 से है तो 15 तक काम करता है, 15 तक। अब मार्च 2015 से इसने कार्य किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक थोड़ा कन्फ्यूजन है वो ये है कि जो वित्त आयोग है वो 2005 था और 12वां वित्त आयोग है 2010 से शुरू हुआ। ठीक है ना। और थोड़ा डेट में अगर कन्फ्यूजन है तो इसको आप सन से याद रखें। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा क्लियरली दिया हुआ है। और इसी तरह से ध्यान रखना कि इसके अध्यक्ष
विजय केलकर थे। कौन थे? विजय केलकर। विजय केलकर, आपको ये ध्यान रखना है, विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे। और फिर है 14वां वित्त आयोग। 14वें वित्त आयोग। 14वें वित्त आयोग। 14वां वित्त आयोग है वह 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल, क्योंकि 2005 से 2010 तक, अब ये 2010 से 2015 तक होगा, तो ये नहीं, मतलब 2015 से 2015, ठीक है ना, 2015 से 2020 तक काम करेगा। यानी 1 अप्रैल काम इसका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक ये काम करेगा वित्त आयोग। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना, यह इस वेणुगोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष ध्यान रखना है, वेणुगोपाल अय्यर। वेणुगोपाल अय्यर, तो ये थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और ये इसने काम किया था 2015 से 2020 तक काम किया था। वो इसने वित्तीय संचालन को न्यायपूर्ण बंटवारे के रूप में कार्य किया था। तो वर्तमान में अभी जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो 15वां वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग का गठन है, उसके बारे में ध्यान रखना है। तो 2020 के बाद अब वापस जो काम करेगा वो 2020 से लेकर 25 तक काम करेगा वित्त आयोग 15वां। तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया था? एन.के. सिंह। ये प्रश्न पूछ सकते हैं 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष कौन है, तो है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। और एन.के. सिंह, तो ये जो व्यवस्था थी, इस एन.के. सिंह व्यवस्था है, तो इसने 15वें वित्त आयोग के तौर पे काम किया था। और अक्टूबर 2019 से जब ये काम करना शुरू हो गया, तो नए वित्त आयोग के आधार पर उन्हें अलग अलग तरह के कामकाज किए। और ये इसका जो समय था वह था 2021 से 25 तक। 2020 अगर मान लें तो 2025 तक 1 अप्रैल से ये 31 मार्च तक होता है, इस तक उसने काम किया वित्त आयोग। और इसके बारे में उन्होंने सिफारिश जो दी थी, वो सिफारिश क्या थी, तो देखें, राज्यों के राजस्व में वृद्धि करने हेतु कतिपय कराधान की मदें उन्हें और दी जानी चाहिए, यानी थोड़ी और छूट दी जाए राज्यों को, ताकि वित्त का नियंत्रण हो सके। और योजनागत या गैर योजनागत अनुदानों के अंतर को समाप्त किया जाए, और राज्यों को आवंटित की जाने वाली अनुदान राशि एक निश्चित फिक्स कर दी जाएगी कि इतना जो टैक्स है वो राज्यों को दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट था कि वित्त आयोग को स्थायी संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाए। इसकी ये सिफारिश से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसने कहा गया कि जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग को क्या कर दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये इसकी सिफारिश है। और ये आ सकता है एग्जाम में, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा वित्त आयोग है जो वित्त आयोग के संवैधानिक दर्जा देने की बात को एक सिफारिश के तौर पे कहा गया था, तो 15वें वित्त आयोग को, ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष को आप ध्यान रखेंगे। और इसी तरह लास्ट जो पॉइंट है, राज्यों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण संवैधानिक सत्ता द्वारा निश्चित मापदंडों के आधार पर होने चाहिए। तो इस तरह से हमने आज तक ये 2 पार्ट में वीडियो था, और एंड ये भी यही होता है। और इसमें हम देखा है कि केंद्र राज्यों के बीच संबंधों को देखा था। तो 3 तरह के संबंध देखे थे। पहला विधायी संबंध, प्रशासनिक, और लास्ट वाला था वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध को यहाँ पे हम देखते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। और कुछ कन्फ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।